हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो यूनिट नंबर हम 2 कवर कर रहे थे रिसर्च मैथडोलॉजी का, जिसमें हमारा टॉपिक था मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, जिसने भी क्लास नंबर 5 लगाई है उनको पता है कि हमने कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा को कवर किया है अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने जाना है ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, इंटरव्यू मेथड क्या होता है, क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं और स्केड्यूल्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम अदर मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कवर करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी डाटा का कैसे कलेक्शन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। देन प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में से कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है डाटा कलेक्शन का उसके बारे में जानेंगे। देन थोड़े से और टॉपिक्स है हमारे सिलेबस के, लाइक केस स्टडी मेथड्स क्या होता है, गाइडलाइंस क्या होती है अगर हमें एक अच्छा क्वेश्चनर बनाना है, सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग कैसे की जाती है और सर्वे और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस लेक्चर का हमारा मोटिव है ये वाले टॉपिक्स को कवर करना, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, केस स्टडी मेथड, गाइडलाइंस ऑफ क्वेश्चनर, सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग एंड सर्वे वर्सेस एक्सपेरिमेंट। तो आज हमारी क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले प्राइमरी डाटा कलेक्शन के अदर मेथड्स और क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 और मेथड्स मेंशन किए हैं। सबसे पहले है वारंटी कार्ड्स, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर ऑडिट्स एंड पैंट्री ऑडिट्स। उसके अलावा कंज्यूमर पैनल्स बैठ सकते हैं, हम बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं और कंटेंट एनालिसिस होता है। आपको ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। देखो, आपको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है। प्राइमरी डाटा का मतलब है आपको फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करना है, मतलब ऐसा डाटा जो फिलहाल किसी के पास सेम फॉर्मेट में जैसे आपके पास है वैसे नहीं है। तो जैसे आपने देखा होगा, आप बहुत सारे टीवी फ्रिज वगैरह लेते हो, है ना, उसके साथ आपको वारंटी कार्ड मिलते हैं। तो आप क्या करते हो, वारंटी कार्ड का एक पोर्शन अपने पास रखते हो और एक पोर्शन क्या होता है अपने उनको भर के दे देते हो जो डीलर है। तो कस्टमर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन व्हेन रजिस्टरिंग प्रोडक्ट्स, तो एक तरह से वो डायरेक्ट डाटा हो गया फ्रॉम द कस्टमर्स टू द डीलर। ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड पैंट्री ऑडिट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर की एक्टिविटीज को इवैल्यूएट किया जाता है, तो ताकि वो कैसे कैसे चैनल्स के थ्रू कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की ऑडिट करवाई जाती है, जिससे भी मार्केट का फर्स्ट हैंड डाटा मिलता है। उसके अलावा पैंट्री ऑडिट्स क्या होते हैं, कस्टमर्स की पैंट्रीज कि कस्टमर्स क्या परचेज कर रहा है, क्या कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस है, कस्टमर्स की पैंट्री में जो जो कंटेंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाता है, उनको चेक किया जाता है, जिससे कस्टमर की परचेजिंग पैटर्न्स का और प्रेफरेंसेस का पता लगाया जा सके। ठीक है, उसके अलावा बहुत बार क्या होता है, जब हमें वो चाहिए होता है ना प्राइमरी डाटा, तो कंज्यूमर की पैनल्स बनाए जाते हैं। पैनल्स का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक रिप्रेजेंटिंग अ सैंपल ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। कई बार लोगों से पूछा जाता है कि आप बताओ कि क्या चीज कैसे लग रही है आपको, तो कंज्यूमर को एकदम फीडबैक के लिए पूछा जाता है, ताकि हम उनके थ्रू एक लार्जर या टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ना मैकेनिकल डिवाइसेस भी यूज किए जाते हैं। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में अभी 1-2 मिनट में बताती हूँ। लाइक सेंसर्स यूज होते हैं, मीटर्स यूज होते हैं और भी बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जिससे भी हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जिसके हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें उनके मोटिवेशंस और एटीट्यूड्स के बारे में पता लगता है। इन डेप्थ इंटरव्यूज जो होते हैं वो 1-on-1 इंटरव्यूज होते हैं, ताकि हम थॉरोली किसी भी पर्सन का ओपिनियन, एटीट्यूड या बिहेवियर पता लगा सकें। एक तो हो गई इंटरव्यूज, ये हो गई डेप्थ इंटरव्यूज। डेप्थ इंटरव्यूज ज्यादातर 1-on-1 ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके अलावा कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, ये एक तरह की सिस्टमैटिक एनालिसिस होती है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, मीडिया की, कम्युनिकेशन की, ताकि हमें इंसाइट्स मिल सके। तो दीज आर सम ऑफ द अदर मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। ठीक है, हम प्राइमरी वाले की बात करें, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के ये अदर मेथड्स हैं। ऊपर हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़ लिए, क्वेश्चनर्स पढ़ लिया, शेड्यूल्स पढ़ लिया, इंटरव्यूज पढ़ लिए, ये सब हमने रीड कर लिया। दीज आर द अदर मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। अब मैं आपको मैकेनिकल डिवाइसेस की बात करी थी कि मैकेनिकल डिवाइसेस से कैसे डाटा कलेक्ट होता है। सबसे पहले कई बार क्या होता है, आई कैमराज लगा देते हैं, ताकि उनकी जो आई मूवमेंट है किसी भी पर्सन की उसको एनालाइज किया जा सके कि उनकी विजुअल अटेंशन है, फोकस कितनी है। ठीक है, उसके बाद पिप्लियोमेट्रिक कैमरा, प्यूपिल साइज कैसे चेंज होता है, कैसे उनकी इमोशंस, कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, साइको गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होता है, आपकी स्किन के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। लाइक आपका इमोशनल अराउजर क्या है, स्ट्रेस लेवल्स क्या है, स्किन से आपका कंडक्ट किया जाता है सर्वे। मोशन पिक्चर कैमरा, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज देखी तो आप कैसे मूव कर रहे हो। ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की जाती हैं यूजिंग द मोशन पिक्चर कैमरा। अभी मैं आपको सारी टेक्निक्स क्यों बता रही हूँ, ताकि जब भी आप पीएचडी करो, आप इनमें से कोई भी टेक्निक जो भी आपको सूटेबल लगती है, आपको जब तक टेक्निक्स ही नहीं पता होंगी, आप उनको अपने रिसर्च में अप्लाई कैसे करोगे। सो बेसिक जो हमारा मोटिव होता है कोर्स वर्क का, वो ये होता है कि आपको चीजों का बेसिक पता हो, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट करके एक रिसर्च अच्छी कर सको।
ऑडियोमीटर क्या होता है, इसमें आपके जो ऑडियो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो मेयर किए जाते हैं, आपका साउंड परसेप्शन क्या है, हियरिंग वगैरह क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द मैकेनिकल डिवाइसेस, हमने यहाँ पे एक पॉइंट किया था ना मैकेनिकल डिवाइसेस, दीज आर सम ऑफ द मैकेनिकल डिवाइसेस विच आर बीइंग यूज्ड इन द डाटा कलेक्शन। उसके अलावा मैंने आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी बताई थी, है ना, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ये हमें बताते हैं कि उसकी मोटिवेशन क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, मतलब क्या चीजें हैं उसके बिहाइंड जैसे वो बिहेव कर रहा है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स से हम कैसे पता लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट वर्ड बता देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि अब आपके माइंड में जो भी वर्ड आ रहा है आप आगे वाला वर्ड बताओ, तो हमें पता लगता है यार उस पर्सन की मेंटेलिटी कैसी है, वो कैसा सोच रहा है। नेक्स्ट इज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या है, उसको एम्बिगियस पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उसको बोला जाता है कि आप अपनी स्टोरीज बताओ। तो जो बंदा स्टोरीज बनाता है ना कहीं आपने देखा होगा वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो भी उसकी पर्सनालिटी होती है उस बेसिस पे बनाता है। सो इस केसेस में उनको एम्बिगुअस पिक्चर्स दिखाई जाती हैं ताकि वो खुद स्टोरीज बनाए, क्योंकि जो स्टोरीज होती है वो ज्यादातर रिलेटेबल बनाता है पर्सन अपने साथ, ठीक है, या कुछ ना कुछ उनका अंडरलाइनिंग मोटिव होता है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इसमें उनको इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए जाते हैं ताकि वो सेंटेंसेस को कंप्लीट करें और जो भी उनकी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर पाए। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट हो गया, फ्री एसोसिएशन टेस्ट हो गया, कार्टून और बैलून टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी कार्ड्स हो गए। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनके बारे में डिटेल में जानना, आप मुझे बता देना, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। बाकी मैंने ये जो बेसिक टेस्ट है इनके बारे में मेंशन कर दिया। इसमें जैसे उनको इंटरप्रेट करने होते हैं इंक ब्लॉट्स, परसेप्शन ऑफ इमेजेस, जैसे पिक्चर अरेंजमेंट में उनको पिक्चर्स को अरेंज करके एक स्टोरी और सीक्वेंस बनाना होता है, ठीक है। फ्री एसोसिएशन टेक्निक्स में उनको पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली टू अ स्टिमुलस विदाउट अ सेंसरशिप, कि उनको एकदम से कोई चीज ला के उनके सामने देते हैं, उनको एकदम से रिस्पॉन्ड करना होता है। कार्टून और बैलून टेस्ट में क्या होता है, उनको कैप्शन या डायलॉग्स दिए जाते हैं कार्टून्स के या इमेजेस के, कि वो कैसे उन सबको प्रिसीव करते हैं। पर्सनालिटी कार्ड्स में उनको एक कार्ड सिलेक्ट करना होता है जो उनकी पर्सनालिटी या करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। उनको बहुत सारे कार्ड्स दिखा दिए जाते हैं, जो भी कार्ड उनको सुटेबल लगता है, उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है या उनकी पर्सनालिटी को सिंबलाइज करता है, उनको वो कार्ड सिलेक्ट करना होता है। So I hope आपको other methods of primary data collection which are warranty cards, distributor audits, pantry audits, consumer panels, mechanical devices, projective techniques, depth interviews and content analysis ये clear हो गया होगा। देखो जो ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन की लिस्ट है ना, ये नहीं कि अभी खत्म होगी, बहुत सारी और भी टेक्निक्स हो सकती हैं प्राइमरी डाटा कलेक्शन में। अगर आपके माइंड में कोई और टेक्निक भी है प्राइमरी डाटा कलेक्शन की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हमें भी और हमारे सब्सक्राइबर को भी और नई अच्छी टेक्निक्स पता लगे प्राइमरी डाटा कलेक्शन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब हमने प्राइमरी डाटा के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया, अब हम बात करेंगे कि सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन कैसे होता है। और सेकेंडरी डाटा का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। सेकेंडरी डाटा का मतलब है जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है, आप उसको रेफर कर रहे हो या उसको यूज कर रहे हो, मतलब जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है या एनालाइज्ड है, आप उस डाटा को अपने रिसर्च में यूज कर रहे हो। सो सेकेंडरी डाटा मीन्स द डाटा दैट आर अवेलेबल, दैट इज दे रेफर टू द डाटा विच हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड बाय समवन एल्स। तो डाटा ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप फर्स्ट हैंड इस डाटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हो। क्लियर हो गया सबको। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सेकेंडरी डाटा के। सेकेंडरी डाटा के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नंबर 1 इज सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, नॉट कलेक्टेड फॉर द करंट पर्पस। जो ये डाटा है ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होता है, ओरिजिनली गैदर नहीं किया होता, फिलहाल जो आप रिसर्च कर रहे हो उसके लिए। किसको क्या पता फ्यूचर में क्या रिसर्च करोगे, वो तो अपने काम के लिए अपनी नीड्स के लिए करेगा ना कलेक्ट। बहुत सारी सोर्सेज हो सकती है सेकेंडरी डाटा की, और सेकेंडरी डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना कॉस्ट सेविंग भी होता है और टाइम सेविंग भी होता है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको इजी हो जाएगा, आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। सो की करेक्टरिस्टिक्स क्या है सेकेंडरी डाटा की, इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, नॉट कलेक्टेड फॉर द करंट पर्पस, बहुत सारे सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के, एंड इट्स वेरी टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। अब क्या क्या सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक टैबुलर फॉर्मेट में मेंशन किया है रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डाटा। मैंने सेकेंडरी डाटा को दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया है, पब्लिश्ड डाटा एंड अनपब्लिश्ड डाटा, ठीक है। पब्लिश्ड डाटा विद एग्जांपल्स एंड अनपब्लिश्ड डाटा, ठीक है। इसमें आप प्रॉपर याद कर सकते हो कि क्या क्या सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा के। सबसे पहले अब हम गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पब्लिकेशन करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, लोकल गवर्नमेंट भी। उसकी पब्लिकेशंस एक बहुत ही अच्छा सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। उसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं या जो बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, ये भी पब्लिकेशंस करती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है सेकेंडरी डाटा का।
उसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल या ट्रेड जर्नल्स आते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल और ट्रेड जर्नल्स निकालते हैं, उनसे भी हमें काफी कॉन्क्रीट वैल्यूज या काफी कॉन्क्रीट डाटा मिलता है। बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद बहुत सारी बैंक्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं, पब्लिकेशंस निकालते हैं, तो इससे भी हमें सेकेंडरी डाटा मिलता है। उसके अलावा रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें नई चीजें सीखने को मिले ना। तो रिसर्च पेपर्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा बहुत सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टैट्स होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या अदर पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे सेंसस डाटा हो गया, ठीक है, पब्लिक आर्काइव्स होगी। सो हम सबसे पहले पढ़ रहे थे कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा का हमने मीनिंग जाना। अब सेकेंडरी डाटा के जो सोर्सेज हैं उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, पब्लिश डाटा एंड अनपब्लिश डाटा। पब्लिश डाटा हमारी गवर्नमेंट का, बाहर की गवर्नमेंट का, बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, टेक्निकल या ट्रेड जर्नल्स होगी, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गई, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस हो गई, रिसर्च स्कॉलर्स के पेपर्स हो गए, और भी बहुत सारी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं। दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ द पब्लिक, ऑल काइंड ऑफ द पब्लिश्ड डाटा। अब हम बात करते हैं अनपब्लिश्ड डाटा, ऐसा डाटा जो पब्लिश नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल किसी की पर्सनल डायरी है, किसी के लेटर्स है, पब्लिश तो नहीं हुए, आपको कई बार लाइब्रेरी से कहीं से भी मिल गए, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। कई बार क्या होता है, अनपब्लिश्ड बिब्लियोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज, कई ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज ऐसी होती है जो अब तक पब्लिश नहीं होती, उनसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। डाटा अवेलेबल विद स्कॉलर्स एंड रिसर्च वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको वहां से डाटा मिल गया, वो अभी आपने पब्लिश नहीं कराया है, पर किसी को आप रिसर्च स्कॉलर से डाटा मिल गया। ट्रेड एसोसिएशन का कई बार डाटा होता है, इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिंक में हो, आपको तो इसलिए डाटा मिल गया। लेबर ब्यूरोज, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स वगैरह आपको जनरली लोगों से मिल गए, वो चीज। पब्लिक एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपको कई बार अलग अलग चीजों से ऐसा डाटा मिल सकता है विच इज नॉट पब्लिश्ड। नॉट पब्लिश्ड में जैसे कोई किसी ने अपनी पर्सनल लाइफ आपको नरेट करके बता दी, ठीक है, उसके अलावा कोई इंटरनल रिपोर्ट मिल गई किसी भी इंडस्ट्री की, नॉन पब्लिक डाटाबेसेस मिल गए, ये सब चीजें, ठीक है, अनपब्लिश्ड डाटा। नेक्स्ट, अब आपको कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा डाटा यूज करना है, प्राइमरी डाटा यूज करना है या फिर सेकेंडरी डाटा यूज करना है। सो सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द डाटा कलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एप्रोप्रिएट मेथड डाटा कलेक्शन के लिए कैसे सिलेक्ट करोगे? सबसे पहले आपको अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपको रिसर्च मेथड क्या, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपको रिसर्च क्या करनी है, तभी आप मेथड सिलेक्ट करोगे। देन आपको जब ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप का डाटा चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए या क्वालिटेटिव डाटा चाहिए। उसके बाद टाइम, आपके पास टाइम है डाटा कलेक्ट करने का प्राइमरी, तो जो प्राइमरी के टुवर्ड्स जाओ। अगर आपके पास बिल्कुल बहुत कम टाइम बचा तो आप प्रेफर करो कि आप सेकेंडरी डाटा चूज करो। उसके बाद आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज में आप अपने फंड्स भी देखो, लोग आपके पास हैं, टेक्नोलॉजी है, फंड्स एंड रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सैंपल साइज, आप कितने सैंपल साइज पे वो अप्लाई करना चाहते हो, तो सैंपल साइज भी बहुत सिग्निफिकेंट है। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट, कि आप जो भी मेथड यूज करोगे आपको उसका कितना रिस्पॉन्स रेट मिलेगा, जिस मेथड का आपको हाई रिस्पॉन्स रेट मिलेगा आपको वो वाला मेथड यूज करना चाहिए इफ यू आर चूजिंग फॉर द प्राइमरी मेथड, ठीक है। आपको कितनी की डिटेल चाहिए, अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल चाहिए देन गो फॉर प्राइमरी, अगर आपको ऊपर ऊपर से नंबर्स ही चाहिए देन गो फॉर द सेकेंडरी। डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आपको स्टैंडर्डाइज डाटा चाहिए या फ्लेक्सिबल डाटा चाहिए। असेसिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्या आपको इजीली पार्टिसिपेंट्स मिल जाएंगे, अगर तो मिल जाएंगे देन गो फॉर प्राइमरी डाटा, अगर इजीली नहीं मिल रहे हैं देन गो फॉर द सेकेंडरी डाटा। अब आपकी सेंसिटिविटी कितनी है डाटा की, ठीक है, कोस्ट कंस्ट्रेंट, आपके पास कितने पैसे हैं, आपको कितना डाटा एक्यूरेट एंड रिलायबल चाहिए, क्या आपके डाटा में फ्लेक्सिबिलिटी की नीड है, एथिकल कंसिडरेशंस क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द सिलेक्शन कि आपको कैसे आपको डाटा कलेक्शन की एप्रोप्रिएट मेथड चूज करना है। आई होप सबको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड फॉर डाटा कलेक्शन हम किस बेसिस पे करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स को हम कंसीडर करके करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी मेथड, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। केस स्टडी मेथड आपको मैं बिल्कुल ही बेसिक में बता रही हूँ कि केस स्टडी मेथड होता क्या है। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। केस स्टडी मेथड का मतलब क्या होता है? केस स्टडी मेथड है एक तरह से इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, इन डेप्थ एंड डिटेल एग्जामिनेशन है किसी भी स्पेसिफिक फिनोमिना का या सिचुएशन का। आप कोई भी सिचुएशन ले लो, फॉर एग्जांपल आप ट्राइबल्स पे स्टडी कर रहे हो तो आप उनका इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, प्रॉपर उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, ये सब चीजें आ जाती हैं केस स्टडी मेथड में। इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर केस। केस स्टडी में आप कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हो कोई भी पर्टिकुलर केस का, वो एक फिनोमिना भी हो सकता है, वो एक सिचुएशन भी हो सकती है, ऑफन विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ में उनके साथ रह के या कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है उसमें, उसके साथ आप उसको
एक्सपेरिमेंट करते हो। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है केस स्टडी मेथड के, यहाँ पे मैंने 5 करेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हैं। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, कंटेक्सचुअल एनालिसिस, होलिस्टिक अप्रोच, रिच डाटा, फ्लेक्सिबल डिजाइन। देखो आपको ना ये समझाने से पहले मैं एक बार एक चीज बता देती हूँ। अगर आपको एग्जाम में केस स्टडी मेथड आ जाता है, आप इसको एलैबोरेट कैसे करोगे? सबसे पहले केस स्टडी मेथड का मीनिंग लिखोगे, देन यू विल राइट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केस स्टडी मेथड, देन उसके बाद एवोल्यूशन क्या हुआ केस स्टडी का, स्कोप क्या है, देन यू विल राइट अबाउट द एजम्पशंस की क्या क्या हम एजम्पशंस लेके चलते हैं केस स्टडी मेथड में, क्या फेजेस हैं केस स्टडी मेथड के, देन क्या मेरिट्स हैं केस स्टडी मेथड के, एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द केस स्टडी मेथड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने किस वे में हमारे आंसर्स को फ्रेम करना है। सबसे पहले हम मीनिंग लिखेंगे, देन करेक्टरिस्टिक्स, देन एवोल्यूशन एंड स्कोप, देन assumptions, देन फेजेस, एंड देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, आई होप सबको केस स्टडी मेथड का ये ओवरव्यू सा क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले केस स्टडी मेथड का मीनिंग क्या है? द केस स्टडी मेथड इज एन इन डेप्थ एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ फिनोमिना और अ सिचुएशन। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कंटेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, मतलब ज्यादातर पूरे केस को ऑब्जर्व करते हैं। इससे हमें जो डाटा मिलता है वो काफी रिच होता है, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो, ट्राइबल्स के साथ रह रहे हो, ये कोई भी केस एनालिसिस करो तो बहुत ही एक्सटेंसिव आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा मिलेगा। और ये जो मेथड्स होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। अब इसका एवोल्यूशन एंड स्कोप क्या है? हिस्टोरिकल रूट्स हैं इसकी, ज्यादातर ये इसकी रूट्स साइकोलॉजी से हैं एंड फर्दर इन सोशल साइंसेज में, बट हम इसको बहुत सारे डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं आज के टाइम में, बेशक वो साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन हो। ठीक है, तो इसका स्कोप बड़ा है। स्टार्टिंग में बेशक हम साइकोलॉजी या सोशल साइंसेज में यूज करते थे, पर आजकल हम हर एक फील्ड में केस स्टडी मेथड को यूज कर सकते हैं। अब इसकी मेन 3 एजम्पशंस क्या है? यूनिकनेस, ये मेथड ईच केस यूनिक है और बहुत ही वैल्यूएबल इनसाइट्स देगा। कंटेक्स्ट मैटर्स, ये कंटेक्स्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगा अदर केस को। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब इसके फेसेस क्या हैं केस स्टडी मेथड के? सबसे पहले आप केस सिलेक्ट करोगे कि आप किसको रिप्रेजेंट करो, देन उसका डाटा कलेक्ट करोगे, देन उसको एनालाइज करोगे, देन इंटरप्रेट करोगे, देन रिपोर्ट राइटिंग करोगे। सो वही सेम स्टेप जो हम रिसर्च में करते हैं, केस देखोगे, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ केस स्टडी मेथड? आपको जो डाटा मिल रहा है दैट इज वेरी रिच। ठीक है, उसके बाद आपको कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड एप्लीकेबिलिटी, जो भी आप अप्लाई, जो भी आपने एक केस से सीखा वो आप सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। अब डीमेरिट्स क्या है? आपको पता है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक अच्छी रिसर्च की होती है जनरलाइजेशन, बट इसमें क्या है, जनरलाइजेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिटेड है। उसके अलावा सब्जेक्टिव, अब आप कोई ट्राइबल्स पे सपोज रिसर्च कर रहे हो, आप उनकी केस स्टडी कर रहे हो, तो आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं ना वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हो सकते हैं। आप रिसर्चर कैसे हो उस बेसिस पे आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो थोड़े से सब्जेक्टिव होंगे। इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज एंड टाइम आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, सो द केस स्टडी मेथड इज अ वैल्यूएबल रिसर्च अप्रोच वेयर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट इज देयर, एंड आपको जो डाटा मिलता है दैट इज वेरी रिच एंड यू गेट अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। हाउएवर रिसर्चर शुड बी माइंडफुल ऑफ इट्स लिमिटेशंस, कि वो किसी भी वे में सब्जेक्टिव ना हो, एप्रोप्रिएट मेथड्स यूज करे ताकि जो डाटा है आए वो बिल्कुल अच्छा आए। ठीक है, आई होप सबको जो केस स्टडी मेथड है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की टुवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग अ क्वेश्चनर। ठीक है, अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है व्हेन यू आर डेवलपिंग अ क्वेश्चनर। मैंने ना यहाँ पे बहुत इजी चीज करी है आपके लिए ना निमोनिक्स बनाए हैं ताकि आपको इजी हो जाए अगर किसी को लर्न करना है। सो यू वांट टू डेवलप अ क्वेश्चनर, तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी? इसका निमोनिक मैंने बनाया है क्वेश्चंस। क्या उससे क्या हो गया? क्लैरिटी एंड कंसाइज होना चाहिए आपका क्वेश्चनर। यूज से क्या हो गया? अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंड, समझ तो आए सामने वाले को, बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज करके बैठ गए, किसी को क्वेश्चनर ही नहीं समझ आएगा। एंगेजमेंट, लोगों को एंगेज करे कि हाँ आपका क्वेश्चनर वाकई में इंटरेस्टिंग है, वो पढ़े पूरा। वरना क्या करते हैं, इतना बोरिंग क्वेश्चनर बना देते हैं लोग, आधा भी नहीं पहुंचते और बंद कर देते हैं, छोड़ो क्या मैंने क्या करना है इसमें। ठीक है, सीक्वेंस, लॉजिक, लॉजिकली सीक्वेंस, नेचुरल फ्लो हो सारे क्वेश्चंस का, लॉजिकल सीक्वेंस हो। टेस्टिंग, प्रॉपर क्वेश्चनर्स को लाने से पहले एक आप पायलट टेस्टिंग करो, छोटी सी एरिया पे रन करके देखो क्या वो क्वेश्चनर वर्क कर रहा है नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए क्वेश्चनर को फिल करने से पहले। ठीक है, मिक्स होना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस का भी एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस का भी। ठीक है, देयर शुड बी अ प्रॉपर मिक्स ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करो, ज्यादा ऐसे बायस वाली कोई लैंग्वेज मत यूज करो। सफिशिएंट रिस्पॉन्स ऑप्शंस, उनको प्रॉपर ऑप्शंस दो जिसमें वो रिस्पॉन्स कर पाए। सो मैंने, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द गाइडलाइंस ऑफ डेवलपिंग अ क्वेश्चन है, आप ये निमोनिक याद रख सकते हो। क्वेश्चंस, क्लैरिटी, कंसाइज, अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंगेजमेंट, सीक्वेंस, लॉजिक, टेस्टिंग,
इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मिक्सचर होना चाहिए, न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए, सफिशिएंट रिस्पांस ऑप्शंस होने चाहिए। बहुत सारे और भी गाइडलाइंस हो सकती हैं एक अच्छे क्वेश्चनर की, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट वाली थोड़ी सी मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग। अब आपको सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग करनी है तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक निमोनिक बनाया है सक्सेस के बेसिस पे। आपको पता है हमारे चैनल का नाम क्या है, जर्नी टू सक्सेस, तो मैंने सक्सेस के नाम पे निमोनिक बना दिया सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग का, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इंटरव्यूइंग है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऐसे रखो जो बहुत ही क्लियर हो। अंडरस्टैंड करो कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू की पर्सपेक्टिव से सोचो कि उसको क्या चीजें कंफर्टेबल करेंगी। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो विच इज वेरी कंफर्टेबल। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज करो, एक्टिव लिसनिंग एंड क्लियर आर्टिकुलेशन, ये नहीं कि सामने वाले इंटरव्यू को समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद अच्छी रिपोर्ट बनाओ, पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल रिपोर्ट विद द इंटरव्यू। स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछो, प्लान करो एंड पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो इंटरव्यू में। स्टे न्यूट्रल एंड प्रोफेशनल, ऐसे नहीं कि कोई भी बायसेस कर रही हो कि ये लड़का या ये कोई भी मतलब बंदा मुझे सही लग रहा है ये शायद काम कर ले, बट आप न्यूट्रल रहो सबके साथ, सबको इक्वल चांस दो, ठीक है। आई होप सबको ये भी क्लियर हो गया होगा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ सक्सेसफुल इंटरव्यूइंग। उसके बाद लास्ट टॉपिक है फाइनली हमारे इस यूनिट का, देन वो अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3। इसमें हम लास्ट में जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्वे एंड अ एक्सपेरिमेंट। यूजुअली ना हमें बहुत कम क्लियर होता है कि सर्वे और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने यहाँ पे बहुत सारी हेडिंग्स बनाई हैं जिसके बेसिस पे सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स को मैंने डिफरेंशिएट किया है। सबसे पहले जो सर्वेज होते हैं, टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन टू डिस्क्राइब, कंपेयर एंड कोरिलेट वेरिएबल्स। तो जो सर्वेज होते हैं वो सैंपल साइज से हम कलेक्ट करते हैं ताकि हम उस डाटा को डिस्क्राइब, कंपेयर या फिर कोरिलेट कर सकें अलग अलग वेरिएबल्स को। जो एक्सपेरिमेंट्स यूजुअली किए जाते हैं वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, या एक्सप्लोर करने के लिए कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या इंपैक्ट डाले हैं उसके लिए किए जाते हैं। सो सर्वे इज टू कलेक्ट डाटा, वेयर ऑन द अदर हैंड experiments is for testing the hypothesis, finding the cause effect relationships and exploring the impact of the independent variables। तो जो सर्वेज है उस पर हमारा ना इतना कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि ज्यादातर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बट जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम बहुत सारी मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। सो देयर इज हाई कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। सो इन द केस ऑफ सर्वेज देयर इज वेरी लिमिटेड कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, बट इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देयर इज वेरी हाई कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। इसमें जब हम सर्वेस करते हैं ज्यादातर हम नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को फॉलो करते हैं, बट जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तब मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स भी पढ़ाए थे, अगर आपको याद हो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो हमने लास्ट वीडियोस में कवर करें। तो जिसको भी याद हो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी चीजें रिवाइज होंगी। किसी को भी पुरानी वीडियो नहीं देखनी है, बट वीडियो के बेसिस पे मुझे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के टाइप्स बताने हैं, ठीक है। सर्विस में आप कोई मैनिपुलेट नहीं करोगे वेरिएबल्स, बट एक्सपेरिमेंट्स में आप खुद इंटेंशनली मैनिपुलेट करते हो वन और मोर वेरिएबल। सर्वे ज्यादातर यूजिंग द रैंडम सैम्पलिंग होते हैं क्योंकि आप पार्टिसिपेंट्स अपनी मर्जी से रैंडमली चूज करते हो। इसमें क्या होता है आप रैंडमली असाइनमेंट करते हो पार्टिसिपेंट्स टू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स ताकि बायस ना आए। तो आप ऑटोमेटिकली आप इसमें दो ग्रुप्स बनाते हो एक्सपेरिमेंटेशन में, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है। मतलब टेस्ट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप्स बनाते हो। इसमें ज्यादातर सेल्फ रिपोर्टेड डाटा पे आप रिलाई करते हो, जो आप डाटा क्वेश्चनियर से, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट कर रहे हो। इसमें आप कंट्रोल्ड प्रोसीजर्स यूज करते हो, ठीक है। यू कैन नॉट एस्टैब्लिश अ कैजुअलिटी बिकॉज कोई एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन नहीं होता, इसमें आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। इट कैन बी अ क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च डिजाइन। इट कैन बी ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज कर सकते हो। अब आपने इतना सारा पढ़ा दिया मैम सर्वे और एक्सपेरिमेंट, बट हमें मीनिंग अभी भी नहीं क्लियर हुआ। तो एक एग्जाम्पल अपने माइंड में हमेशा याद रखना ताकि आप डिफरेंस कभी ना भूलो। फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखना चाहते हो तो आपने सर्वे फिल कराया कि आप बताओ आप कोई चीज अच्छी लगी नहीं लगी, ओपिनियन पोल्स या कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे कराया, वो क्या हो गया आपका सर्वे हो गया। तो सर्वे से आप क्या कर रहे हो बेसिकली डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। अब एक्सपेरिमेंटेशन क्या हो गया, आपने ड्रग ट्रायल्स करे, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करें, प्रोडक्ट टेस्टिंग करी, ड्रग ट्रायल्स याद रख लो। ड्रग ट्रायल से क्या है आप या तो कॉज इफेक्ट पता लगा रहे हो या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो। तो एग्जाम्पल जब आपके माइंड में होगी आप इजीली चीजों को क्या कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। आई होप सबको सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया एंड यूनिट नंबर 2 इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक द चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी यूजफुल कंटेंट मिल पाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।